प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी 7 कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 6 के भूगोल विषय के पाठ पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का JCERT द्वारा संचालित कार्यक्रम डिजी 7 में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 6 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पर्वत, पठार, मैदान में हम लोग विश्व के पर्वतों के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप लैंड फॉर्म्स। लैंड का अर्थ हुआ भूमि और फॉर्म्स का अर्थ हुआ आकार, आकृति। तो लैंड फॉर्म्स यानी आकृति जो बाहर से हमें दिखाई देती है। हम लोगों ने पिछले पाठ में चैप्टर 5 में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में यह देखे थे कि पृथ्वी के सतह पर विकसित होने वाली स्थलाकृतियों को 3 वर्ग में बांटा गया है। भू-आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी में इसे 3 वर्ग में बांटा गया है। पहले वर्ग को प्रथम श्रेणी की स्थलाकृति फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म कहते हैं, जिसमें महाद्वीप और महासागर को शामिल किया जाता है। ओशियन और कॉन्टिनेंट शामिल है। दूसरे वर्ग की स्थलाकृति सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म में पर्वत, पठार और मैदान को शामिल करते हैं। तो आज हम लोग द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म में पर्वत, माउंटेन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे भी पृथ्वी के सतह पर कुल क्षेत्रफल का 71% 71% भाग पर जलमंडल हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रो मतलब जल होता है और स्फीयर का अर्थ है घेरा, यानी 71% भाग पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। और वैसे भी जल से संबंधित अध्ययन को हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। 29% भाग पर मात्र स्थल मंडल लिथोस्फीयर है। लिथो का अर्थ है मिट्टी और स्फीयर का अर्थ है घेरा, यानी पृथ्वी के सतह का 29% भाग पर लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल है। तो ये जल मंडल और स्थल मंडल चाहे कहीं भी पृथ्वी का सतह हो, समान रूप से बराबर नहीं है, बल्कि इसके सतह में अनियमितताएं, असमानताएं पाई जाती है। यह सतह अनइवन है, अर्थात उबड़ खाबड़ है। पृथ्वी के सतह पर जो हम देखते हैं वह उबड़ खाबड़ पर्वत, पठार, मैदान के रूप में दिखाई देता है। लेकिन समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर, जल के अंदर भी सतह समान नहीं है। वहाँ भी पर्वत हैं, मैदान हैं, ऊंचे नीचे क्षेत्र हैं, यानी वह भी असमतल है, जिसे हम लोग अगले किसी वीडियो में या किसी लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग पर्वत के बारे में जानते हैं। तो ये जो स्थल रूप अनियमित रूप से विकसित हुआ है, कहीं पर्वत, पठार, मैदान है, यानी धरातल समतल नहीं है। तो इन स्थल रूपों के विकास पर कैसे ये विकसित हो गया, तो इस पर 2 प्रकार की शक्तियों का प्रभाव पड़ा है। एक को कहते हैं आंतरिक शक्ति, इंटरनल फोर्स,
और दूसरे को कहते हैं बाह्य शक्ति, एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी शक्ति, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आंतरिक शक्ति क्या है? तो हमारी पृथ्वी अंदर से पिघली हुई है। हमारी पृथ्वी में 3 प्रकार के लेयर हैं अंदर से, जिसे हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, 7th में पढ़ना है, वहाँ जानेंगे। यहाँ हम लोग मोटे स्तर पर देखते हैं कि पृथ्वी का ये बाहरी परत ठोस है, जिसे भूपर्पट्टी कहते हैं, और इसी बाहरी परत से हमारा स्थल मंडल बना हुआ है। बीच वाला भाग तरल है, जिसे मेंटल कहते हैं, यहाँ चट्टानें पिघली अवस्था में है, और यह केंद्रीय भाग भी ठोस अवस्था में है, जिसे कोर कहते हैं, क्रोड़ कहते हैं। तो यह बीच वाला भाग जो तरल अवस्था में है, जिसे मेंटल कहते हैं, यहाँ चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है, और पिघलने का कारण है अत्यधिक दाब एवं ताप, जिसके कारण यह पिघल गया है। तो इस पिघली हुई चट्टानें जो मैग्मा के रूप में है, पृथ्वी के सतह पर दरार या छिद्र द्वारा बाहर निकलता है मैग्मा, जिससे हम लोग आगे देखेंगे ज्वालामुखी का निर्माण भी होता है। तो जब एक अंदर का मैग्मा बाहरी ठोस भूपटल पर अंदर से दबाव डालती है, तब बाहरी ठोस भूपटल में अनियमितताएं उत्पन्न होती है। वह टूट फूट कर विभिन्न रूप को ग्रहण करती है, जिसका उदाहरण हम लोग भूकंप और ज्वालामुखी, अर्थक्वेक और वोल्केनो के रूप में भी देखते हैं। ये सब आंतरिक शक्ति का परिणाम है, आंतरिक बल का परिणाम है। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण हमारे भूपटल में, अर्थ क्रस्ट में जो बाहरी ठोस भाग है, इसमें विरूपण उत्पन्न होता है, तोड़ने फोड़ने और मुड़ने की क्रिया उत्पन्न होती है, जिससे हमारे धरातल में अनियमितताएं उत्पन्न होती है। आंतरिक शक्ति द्वारा धरातल के ऊपर उत्पन्न अनियमितता, यानी जो उबड़ खाबड़ होता है, पर्वत का भी रूप ग्रहण करता है, उस पर बाह्य शक्ति कार्य करता है। बाह्य शक्ति मुख्य रूप से सूर्य के उष्मा के कारण उत्पन्न होना शुरू होता है। उसके कारण ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, और जिसके कारण बाह्य शक्ति विभिन्न रूपों में कार्य करने लगती है। बाह्य शक्ति एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति है, उसमें लंबे समय तक संशोधन का कार्य होता है, मॉडिफिकेशन होता है, और जिससे कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे अगर मान लिया जाए आंतरिक शक्ति के कारण पृथ्वी की चट्टानों में मोड़ उत्पन्न होता है और कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, तो उससे पर्वत का निर्माण होता है, माउंटेन बनता है। और उस पर्वत पर बाह्य शक्ति जैसे जल नदी के रूप में अगर लगातार प्रवाहित होता है, तो उस पर्वतीय क्षेत्र को वह काटते छांटते रहता है, जिसे इरोजन कहते हैं। आगे हम लोग अभी इसको देखेंगे। तो इरोजन के कारण, अपर्दन के कारण, लगातार कटने छटने के कारण उसमें संशोधन होता है और कई प्रकार की स्थलाकृति का विकास होता है, जिसका एक उदाहरण पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग जलप्रपात, वाटरफॉल के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से आंतरिक शक्ति द्वारा भूपटल की चट्टानों में विरूपण किया जाता है, यानी कि उसमें परिवर्तन लाया जाता है, कई स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, और बाह्य शक्ति द्वारा उस पर संशोधन किया जाता है, अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। आंतरिक शक्ति द्वारा पर्वत का निर्माण होता है, जो द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति है, और जब पर्वत पर अन्य प्रकार की स्थलाकृतियाँ बाह्य शक्ति द्वारा बनाई जाती है, तब वह तृतीय श्रेणी की स्थलाकृति, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म कहलाता है। तो यहाँ हम लोग बाह्य शक्ति और उससे निर्मित स्थलाकृतियों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। बाह्य शक्तियाँ 3 रूपों में मुख्य रूप से कार्य करती है, जिसे अपर्दन, इरोजन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, और निक्षेपण, डिपोजिशन कहते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि अपर्दन क्या है, निक्षेपण क्या है और परिवहन क्या है। बाह्य शक्ति में अपर्दन, इरोजन
एक महत्वपूर्ण कारक है। तो यह अपर्दन इरोजन है क्या? पृथ्वी के सतह की चट्टानों को काटने छाटने की क्रिया, जिसके कारण वह महीन कण में बदल जाता है, उसे ही अपर्दन इरोजन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के बाद जब वे महीन चट्टानी कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित कर ले जाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को परिवहन ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और जब ये महीन कण ऊंचे स्थान से कट छट कर किसी नीच स्थान पर निम्न क्षेत्र में जाकर जमा किया जाता है, तो यह प्रक्रिया निक्षेपण डिपोजिशन कहलाता है। यह कटा छटा भाग मलबा सेडिमेंट्स कहलाता है, अवसाद कहलाता है, और उसी का निक्षेप निचले भागों में किया जाता है। तो इस प्रकार से अपर्दन काट छांट की क्रिया है। कटे छटे पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना परिवहन है, और जहां जमा किया जाता है इन कटे छटे अवसाद को, मलबा को, वह निक्षेपण कहलाता है। तो ये अपर्दन परिवहन और निक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो ये कार्य करने वाली शक्तियाँ दूत या एजेंट कहलाते हैं, और ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ये काट छांट की क्रिया करने वाला संपूर्ण भूपटल पर, सतह पर, पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक क्षेत्र में जल है, नदी है। बहता हुआ जल जो नदी के रूप में प्रवाहित होता है, अपर्दन का कार्य करता है और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करता है। नदी के बाद दूसरा प्रमुख कारक पवन, विंड है। भूगोल में वायु और पवन में थोड़ा तकनीकी अंतर है, जिसे समझना चाहिए। भूगोल में जब हम पढ़ते हैं तो वायु जो आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव नहीं डालती है, उसे कहते हैं। और जब वायु गतिशील होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होने लगती है, तब उसे पवन, विंड कहते हैं। और ये विंड, पवन मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावी होता है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में, डिजर्ट लैंड में यह अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य कर कई प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है। उसी तरह से समुद्री तरंग समुद्र के तट पर, तटीय क्षेत्रों में काट छांट करती है और अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती है, जिसमें समुद्री बीच यानी सी बीच, समुद्री तट का नाम सुने होंगे, जहाँ लोग घूमने जाते हैं। भारत में भी मरीना बीच, जिस पर चेन्नई शहर स्थित है, काफ़ी लोकप्रिय है। उसी तरह से भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर भी भूमि के अंदर कई प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करता है, लेकिन यह मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में कार्य करता है जहां चूना पत्थर मिट्टी में अधिक होता है, जिसके कारण जल से प्रतिक्रिया कर चूना गलता है और कई प्रकार की भूमिगत स्थलाकृति का निर्माण करता है। हिमानी हिम नदी यानी ग्लेशियर, यह ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बर्फ़ के रूप में जल बदल जाता है, और ध्रुवीय प्रदेशों में ठंड के कारण जल बर्फ़ के रूप में जम जाता है, वहाँ कार्य करता है और कई प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करता है। तो इस तरह से बाह्य शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी पर कार्य करती है, और अनेक प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण कार्य के द्वारा करती है। तो आइए हम लोग अभी पर्वत के बारे में देखते हैं, जो विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पर्वत क्या है, माउंटेन क्या है। तो भूपटल पर ऊंचा भूभाग को पर्वत कहते हैं। किसी भी स्थान की ऊंचाई को हम लोग समुद्र तल से मापते हैं, ये पहले जान चुके हैं। पृथ्वी के सतह से सामान्यतः 900 मीटर, औसत ऊंचाई 900 मीटर से अधिक ऊंचे भाग को पर्वत कहा जाता है। इसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष, ऊपर वाला भाग नुकीला होता है। तो भूपटल पर पृथ्वी के सतह से औसत रूप से 900 मीटर से अधिक ऊंचा भूभाग, जिसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष नुकीला होता है,
पर्वत कहलाता है। ये पर्वत उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, बनने के दृष्टिकोण से 4 प्रकार के होते हैं। मोड़दार पर्वत, फोल्ड माउंटेन, इसे बलित पर्वत भी कहते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, या इसे खंड पर्वत भी कहते हैं, ब्लॉक यानी खंड। ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी क्रिया के एक समय इसकी उत्पत्ति होती है। अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन, ये 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। अब आइए इनको एक एक कर देखते हैं। तो मोड़दार पर्वत, नाम से ही स्पष्ट है कि ये मोड़ पड़ने के कारण उत्पन्न होता है। ये भूपटल की चट्टानें जिस पर अगर दोनों ओर से दबाव पड़े, दबाव शक्ति इधर से भी काम कर रहा है और इधर से भी, दबाव शक्ति, कंप्रेशनल फोर्स, संकुचन शक्ति अगर काम कर रहा है, तब इसके कारण ये चट्टानें बीच से मुड़ जाती है और मुड़कर इस प्रकार का रूप ग्रहण कर लेती है। तो यह बीच का मुड़ा हुआ भाग, ऊपर उठा हुआ भाग ही पर्वत यानी यह मोड़दार पर्वत कहलाता है। मोड़दार पर्वत दोनों ओर से दबाव शक्ति, संकुचन शक्ति के कारण इस पर्वत की उत्पत्ति होती है। चट्टानें मुड़ जाती है और ऊपर मोड़ जो बनता है, इसी को मोड़दार पर्वत, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। यह मोड़ कई प्रकार का दबाव शक्ति पड़ने के कारण हो सकता है। जैसे अगर दबाव शक्ति एक तरफ से ज़्यादा पड़ा तो उधर से ज़्यादा उठ गया, तो मोड़ इस प्रकार का हो सकता है। इधर से खड़ा मोड़ हो सकता है। तो ये दबाव शक्ति पर निर्भर करता है कि चट्टान में मोड़ किस प्रकार का बन रहा है। तो इस तरह से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। विश्व में जितने भी बड़े पर्वत वर्तमान में पाए जाते हैं, सब मोड़दार पर्वत हैं। दूसरा पर्वत खंड पर्वत है, जिसे भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं। इस पर्वत का निर्माण चट्टानों पर, मान लीजिए कि भूपटल की चट्टानें हैं, तो इस पर दबाव नहीं बल्कि दोनों ओर से तनाव शक्ति काम कर रहा है, टेंशनल फोर्स काम कर रहा है, और तनाव के कारण बीच से चट्टानें टूट जाती है। और ये टूटने हुए भाग को भ्रंश कहते हैं, रिफ्ट कहते हैं, और इससे रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अगर चट्टान पर 2 स्थानों पर तनाव शक्ति कार्य कर रहा है और 2 जगह से चट्टानें टूटकर खिसक गई, तब दोनों ओर की चट्टानें या तो दब जाती है और बीच का भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या दोनों ओर की चट्टानें अस्थिर रहती है और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। तो यह उठा हुआ भाग ही ब्लॉक माउंटेन यानी एक खंड, पूरा का पूरा एक खंड ऊपर उठ गया है, इसलिए इसे खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इस तरह से यहाँ 2 कगार बन गया, भ्रंश बन गया और बीच का उठा हुआ भाग पर्वत बन गया। यूरोप का बॉस्जेज पर्वत इसी तरह से बना हुआ है। भारत में भी अभी हम लोग विश्व के मानचित्र में देखेंगे, भारत में भी सतपुरा पर्वत इसी तरह से बना हुआ है। वह ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। सतपुरा पर्वत मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और साल के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। और सतपुरा पर्वत के उत्तरी ढाल पर भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिणी भ्रंश घाटी से ताप्ती नदी या तापी नदी प्रवाहित होती है, और यह सतपुरा पर्वत है। तो इस तरह से ब्लॉक माउंटेन भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। तीसरा प्रमुख पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले मैग्मा के ठंडा होने से होता है। अभी हम लोग देख रहे थे कि पृथ्वी के अंदर ये जो बीच वाला भाग है ये तरल है, यानी चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है और मैग्मा के रूप में है। और जब धरातल
के ऊपर आंतरिक ऊर्जा शक्ति के कारण, जो आंतरिक बल कार्य करता है, उसके कारण छिद्र से यह मैग्मा बाहर निकलता है और बाहर निकलकर ठंडा होता है। ये मैग्मा चेंबर है, पिघला हुआ भाग चट्टान का, और इस मैग्मा चेंबर से छिद्र द्वारा बाहर निकल रहा है मैग्मा और धरातल पर आकर ठंडा हो रहा है। तो इस तरह से निर्मित पर्वतीय भाग को ज्वालामुखी पर्वत वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। यह शंक्वाकार होता है, शंकु के आकार का होता है, कोनिकल शेप का होता है। ज्वालामुखी के इस मुख को क्रेटर कहा जाता है। विश्व में अनेक ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका में किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसी तरह से रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत जो मुर्दार पर्वत का उदाहरण है, उसमें भी ज्वालामुखी के प्रमाण पाए जाते हैं। एंडीज पर्वत में एकांकेगुआ ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसी तरह से फ्यूजियामा पर्वत जापान में ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो ये ज्वालामुखी पर्वत मैग्मा के बाहर निकलकर ठंडा होने से बनता है और इसका आकार शंक्वाकार होता है। चौथा पर्वत जो अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण अलग से नहीं होता है अन्य पर्वतों की तरह, बल्कि पहले के जो 3 पर्वत हैं, मुर्दार पर्वत, भ्रंशोत पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत, तो इन पर्वतों पर लंबे समय तक अपर्दन की क्रिया होती है, काट छांट की क्रिया होती है। विशेष रूप से मुर्दार पर्वतों पर तो वह कट छांट कर अपने मौलिक रूप को खो देता है, यानी उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसकी ऊंचाई काफ़ी कम हो जाती है और इस कम ऊंचे पुराने पर्वत को ही अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। जैसे अरावली पर्वत भारत के राजस्थान राज्य में मुख्य रूप से स्थित है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है और यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कभी यह हिमालय की तरह ऊंचा बल्लित मुर्दार पर्वत था। उसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका देश में ड्रेकेनबर्ग पर्वत, ड्रेकेनबर्ग अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली भारत में राजस्थान में, अफ्रीका में ड्रेकेनबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। ये भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो ये पुराने पर्वत हैं, कभी इसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक थी, बाद में अपर्दन की क्रिया के कारण कट छट कर अवशिष्ट रूप में रह गया है। तो इस तरह से पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब विश्व के मानचित्र पर इन पर्वतों को देखते हैं। सबसे पहले मुर्दार पर्वत को देखते हैं। यह भारत है, हमारा देश है, और भारत के उत्तरी भाग में ये जो गहरा लाल रंग को देख रहे हैं, ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे नवीन मुर्दार पर्वत है। इसका भी निर्माण संकुचन शक्ति, दबाव शक्ति के कारण हुआ है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसी में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। भारत में हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी सिक्किम राज्य में कंचनजंगा है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय के उत्तर में स्थित काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी भी मुर्दार पर्वत है। काराकोरम में माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। तो हिमालय पर्वत एशिया महाद्वीप में है। अगर दक्षिण अमेरिका में देखें तो दक्षिण अमेरिका के इस पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वत फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण तक पश्चिमी तट पर, और यह एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है।
जैसे हिमालय सबसे ऊंची है, उसी तरह से एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। उत्तरी अमेरिका में ये जो लाल गहरा देख रहे हैं, यह भी मोरदार पर्वत की श्रृंखला है और यह रॉकी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके कई भाग हैं। उत्तरी अमेरिका के बाद अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी भाग में यह भाग जो देख रहे हैं मोरदार पर्वत एटलस स्थित है। यूरोप के दक्षिणी भाग में यह लाल गहरा भाग मोरदार पर्वत श्रृंखला का आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र है, यानी आल्प्स पर्वत मोरदार पर्वत है। तो इस तरह से विश्व के बड़े पर्वत सभी मोरदार पर्वत हैं, बल्लित पर्वत हैं। एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, अफ्रीका में एटलस, दक्षिण अमेरिका में एंडीज तथा उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत में इस क्षेत्र में जो प्रशांत महासागर के किनारे किनारे का क्षेत्र है, जिसे अग्नि मेखला भी कहते हैं, ज्वालामुखी का क्षेत्र है, रिंग फायर कहते हैं। तो इस क्षेत्र में जापान में फ्यूजियामा, अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो पर्वत पूर्वी भाग में, इथोपिया में माउंट केनिया केनिया में, और जागृत ज्वालामुखी के रूप में ज्वालामुखी पर्वत कैमरून में पश्चिमी भाग पर स्थित है। एंडीज पर्वत में एकांके गुआ स्थित है ज्वालामुखी पर्वत। तो इस तरह से कई ज्वालामुखी पर्वत विश्व में पाए जाते हैं। उसी तरह से अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे भ्रंशोत ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन वासजेज पर्वत जहां राइन नदी घाटी स्थित है, इस क्षेत्र में है जहां जर्मनी स्थित है। उसी तरह से भारत के पश्चिमी भाग में सतपुरा पर्वत श्रेणी है जो ब्लॉक माउंटेन है, और इसी सतपुरा माउंटेन के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी और दक्षिणी रिफ्ट वैली से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। हमारे राज्य में भी दामोदर नदी इसी तरह की भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। अरावली पर्वत भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान में स्थित है, जो अवशिष्ट पर्वत है और विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत में से एक है। ड्रेकेनबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है और यह भी अवशिष्ट पर्वत है। इन पर्वतों के अतिरिक्त यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, रूस में यहाँ यूराल पर्वत, और उत्तरी अमेरिका में यूएसए में अपलेशियन पर्वत विश्व के प्रमुख पर्वत हैं। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में विश्व के प्रमुख स्थलाकृति कौन कौन हैं और उसमें से पर्वत के बारे में जानकारी ग्रहण किए। आपके परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत और पठार में क्या अंतर है। पठार के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पर्वत और पठार में क्या अंतर है, पर्वत से क्या लाभ होते हैं। तो पर्वत में खनिज पदार्थ तो पाए जाते हैं, साथ में वनस्पति और जल का संग्रह होता है। जल के कारण पनबिजली योजना यानी जल से विद्युत उत्पादन करते हैं, और वनस्पतियों से कई प्रकार की हमें जड़ी बूटियाँ और औषधीय पदार्थ भी प्राप्त होता है। वह पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र होता है पर्वतीय क्षेत्र। तो इस तरह से पर्वतों से कई लाभ होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। साथ में विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, सबसे ऊंची चोटी कौन है, लंबा पर्वत कौन है, और क्या केवल स्थल भाग पर ही पर्वत पाए जाते हैं। तो नहीं, पहले हम लोग देखें कि ये जो नीला वाला भाग समुद्र है, तो समुद्र भी का सतह भी समतल नहीं है, बल्कि इसमें भी कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जिसमें पर्वत भी हैं। विश्व का सबसे लंबा पर्वत कटक, ये जो अटलांटिक महासागर है इसमें फैला हुआ है, जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। लेकिन यह समुद्र के अंदर है, पानी के अंदर है, इसलिए सतह पर सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत को कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने विश्व की प्रमुख स्थलाकृति पर्वत के बारे में जानकारी ग्रहण की है। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।